हेलो डियर स्टूडेंट्स, जयाश मंत्रा में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग मैनेजमेंट के यूनिट 6 की शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारा जो यूनिट 6 है एक्चुअली मटेरियल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और आज हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 1 है। तो ये मटेरियल मैनेजमेंट क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है। जो सबसे मेन टॉपिक है इस यूनिट का हमारा वो है एक्चुअली इन्वेंट्री मैनेजमेंट। लेकिन इन्वेंट्री मैनेजमेंट समझने से पहले हमें क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट समझना होगा। बिना इसके समझे हम लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। तो ये मटेरियल मैनेजमेंट है क्या। आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपने दैनिक ज़िंदगी में, जिन भी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप जो कपड़े पहन रहे हैं या आप जो खाने में जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या चाहे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबों में कहीं ना कहीं ये मटेरियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। बिना इसके संभव नहीं है। सबसे मैं एक बेसिक एग्जांपल देना चाहता हूँ, चलिए दूध का। तो चूँकि मैं हो सकता है कि जो लोग गांव में रहते हैं वो डायरेक्ट गाय से दूध ले लेते होंगे किसान से। जैसे मैं पटना में रहता हूँ तो मैं पटना की बात करता हूँ। तो पटना में हम लोग क्या सुधा का दूध लेते हैं, या बहुत जगह क्या अब अमूल का भी दूध आने लगा है, या आशीर्वाद का भी दूध आता है। तो चलिए हम लोग सुधा के दूध की बात करते हैं। तो सुधा का दूध, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो लोग क्या करता है, पहले किसानों से दूध लेता है, दूध को वो लोग स्टोर करते हैं, उसको पूरा प्रोसेसिंग करते हैं, और दूध को उसकी क्वालिटी के आधार पे वो उसे सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं। और जैसे गाय का दूध हो गया, गोल्ड आता है, शक्ति आता है ना, अलग अलग किस्म का दूध उसके क्वालिटी के आधार पे वो लोग उसको अलग करते हैं। फिर उसको पूरा क्या है, पैकेजिंग करते हैं, और फिर उसको क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, है ना। और जो सुधा का जो आउटलेट होता है, सुधा का जो काउंटर होता है, वहाँ पे पहुँचता है, और वहाँ या फिर जो भी रिटेल दुकानदार, जो किराने की दुकान वाले उन्हें बेचते हैं, वहाँ तक दूध को पहुँचाया जाता है। और उसके बाद क्या है, दूध हम लोग जाके वहाँ पे ख़रीदते हैं। तो देखिए ये इतना सारा पूरा प्रोसेस है। या हम लोग जो सब्ज़ी खाते हैं, जो गाँव में रहते हैं वो तो चलिए या तो उनके खेत होते हैं या अगल बगल वाले खेत से वो लोग ले लेते हैं। लेकिन मैं जैसे पटना की बात करता हूँ, हम लोग क्या है, सब्जी मंडी जाके सब्जी खरीदते हैं। तो पटना में तो सब्जी नहीं उगता है, तो आसपास के पटना के जो भी क्षेत्र है, जैसे बख्तियारपुर हो गया, हाजीपुर वाला क्षेत्र हो गया, या इधर जो बक्सर आरा वाला क्षेत्र है, इधर सब्जियां उगती हैं। खासकर गंगा के उस पार ज़्यादा, हाजीपुर की तरफ और बख्तियारपुर की तरफ तो सब्जियां उगती हैं। तो वहाँ पे लोग जाते हैं, किसानों से डायरेक्ट सब्जी को खरीद लेते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, या फिर वो जो किसान होते हैं उनके आसपास में जो भी बड़े मंडी होते हैं वहाँ पे जाके सब्जी को बेचते हैं। फिर वो सब्जी पटना में मेन सब्जी मंडी में आता है, और फिर जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं जो सब्जी मंडी में दुकान लगाते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, सब्जी को खरीदते हैं, और फिर वो सब्जी को लाके बेचते हैं ना। पूरा प्रोसेस है। तो ये जो पूरी की पूरी चीज़ें हैं ये मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो जो व्यक्ति जिस भी चीज़ को बेचता है, या जो इंडस्ट्री आपकी कोई कंपनी है जो आप किसी चीज़ को बनाते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हम लोग जो प्रोडक्ट बनाएंगे या जो प्रोडक्ट बेचेंगे, तो उस प्रोडक्ट को, जैसे हम लोग कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट, जैसे हम लोग चलिए बिस्किट बनाएंगे, हमारा पुराना एग्जांपल, तो बिस्किट बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे ना। तो उन रॉ मटेरियल्स को हम लोग कहाँ कहाँ से खरीद के लाएंगे, या फिर जो हम लोग जो चीज़ें बेचेंगे तो उस चीज़ को हम लोग कहाँ से खरीद के लाएंगे। हम लोग प्लानिंग किए, फिर उसका प्रोक्योरिंग किए, है ना, प्रोक्योरमेंट, हम लोग जाके उसको प्रोक्योर किए, मतलब उसको हम लोग फिर खरीदे। फिर उसके बाद होता है हम लोग खरीद के तो सामान को ले आए, फिर हमें उसे स्टोर भी तो करना होगा। फिर सामान को हम लोग स्टोर किए, उसके बाद हमें प्रोडक्ट बनाना है या चीज़ों को बेचनी है, तो हम लोग उसके आगे की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, यही कहलाता है हमारा मटेरियल मैनेजमेंट। क्योंकि मटेरियल मैनेजमेंट होगा तभी तो जाके प्रोडक्ट बनेगा, या आप चीज़ों को बेचेंगे, चीज़ों को आप बनाएंगे या चीज़ों को बेचेंगे, तो इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए या कंपनी बनानी पड़ेगी, अगर आप लार्ज स्केल में इस बिज़नेस को करना चाहते हैं। और जब आप बिज़नेस को बड़े बनाएंगे तो उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट वगैरह जो करना होता है, तो हम लोगों ने उसे पहले ही पढ़ लिया है। तो ये उसके अंदर की चीज़ें हैं, ये सब क्या है, उसके अंदर का एक पार्ट है। तो ही मैंने लिखा है, जो मटेरियल मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या क्या शामिल होता है, प्लानिंग शामिल होता है, प्लानिंग, प्रोक्यूरिंग मतलब चीज़ों को खरीदना। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या जिस किसी चीज़ को वो उपजाते हैं या उगाते हैं, हम लोग जाके जब उनसे चीज़ों को खरीदते हैं तो उससे हम लोग बोलते हैं
प्रोक्योरमेंट या प्रोक्योरिंग। फिर स्टोरिंग, जो चीज़ें हम लोग खरीद के लाएंगे उसे स्टोर करना पड़ेगा ना। फिर स्टोरिंग एंड प्रोड्यूसिंग एंड प्रोवाइडिंग द अप्रोप्रिएट मटेरियल, और फिर जो कस्टमर्स को जो चीज़ चाहिए हम लोग उसको वो अप्रोप्रिएट चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। चाहे चीज़ों को हम लोग नए सिरे से प्रोडक्शन करके, जैसे बिस्किट बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स लाएंगे उस रॉ मटेरियल्स के इस्तेमाल से हम लोग बिस्किट बनाएंगे, या रेस्टोरेंट वगैरह में जो भी डिशेस बनते हैं, जाके आपको मोमो की दुकान में जाता है, आपको मोमो खाना है तो मोमो वाला मोमो में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं वो जाके लाएगा, उसका प्लानिंग करेगा पहले कहाँ कहाँ से हमें मटेरियल्स को ख़रीदना है, उसका वो प्रोक्योरिंग करेगा कि उसको ख़रीद के लाएगा, फिर उसको स्टोर करके वो चीज़ों को बनाएगा तभी ना बेचेगा। तो वही चीज़ है प्रोवाइडिंग द अप्रोप्रिएट मटेरियल, और फिर कस्टमर्स को जिस चीज़ का डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ बना के उसे देना, या आप जिस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें प्रिपेयर करके बना के देना। तो इसी में देखिए क्या क्या चीज़ शामिल होता है। प्रोवाइडिंग द अप्रोप्रिएट मटेरियल, हम लोग जो चीज़ बना रहे हैं या हम लोग जो चीज़ बेचेंगे वो क्या क्या होना चाहिए, ऑफ राइट क्वालिटी, उसका जो क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। भले ही आप थोड़ा चार्ज कर लो, लेकिन आप जो मटेरियल प्रोवाइड करोगे, आप जो फाइनल जो सामान प्रोवाइड करोगे उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हर शहर में देखते हैं ना कुछ कुछ जो मिठाई का दुकान या कुछ कुछ नाश्ते का दुकान बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, जो कि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और उसके बहुत टेस्टी होता है। या फिर जो कुछ भी हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ फेमस दुकान होता है, तो वो फेमस होने के पीछे रीज़न है वो सही दाम लेता है, सही क्वालिटी देता है, सही टेस्ट वगैरह देता है ना। तो उसी तरह आप जो भी सामान आप दोगे उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसका दाम क्या है, एट राइट प्राइस। अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें सही प्राइस पे दोगे तो कस्टमर्स भी तो आपके पास ज़्यादा आएंगे। फिर एट राइट टाइम, और सही वक्त पे भी। अब कस्टमर्स को सुबह नाश्ता चाहिए, अब नाश्ता की आपका दुकान है और आप दोपहर में नाश्ता बेचोगे, बिकेगा क्या, है ना। तो जिस वक्त पे, जैसे आप मान लीजिए कि आपकी क्या है, कूलर बनाने की कंपनी है, एसी बनाने की कंपनी है, लेकिन आप एसी बना के बेचोगे ठंड के मौसम में, तो वो बिकेगा क्या। ये राइट टाइम होता है जब गर्मी स्टार्ट होने वाली होती है, उस टाइम पे जो कूलर और जो एसी आपका बिकेगा और जो डिमांड होगा मार्केट में उसकी बात ही अलग होगी। तो मतलब सही वक्त पे चीज़ों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, है ना। दूध क्या आप दोपहर में बेचोगे, बिकेगा क्या। आदमी को सुबह दूध की ज़रूरत होती है, चाय वगैरह किसी को पीना है या खाने में किसी को नाश्ते में दूध का प्रयोग करना है ना। तो दूध सुबह बिकने का वक्त है या एकदम शाम के वक्त में। दोपहर में आप बेचोगे नहीं बिकेगा, रात में बेचोगे बिकेगा नहीं। तो उसी तरह जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो या जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसके अकॉर्डिंग सही वक्त का आपको चुनाव करना पड़ेगा और उससे सही वक्त पर आपको चीज़ें बेचनी पड़ेगी, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो राइट एंड एट राइट क्वांटिटी। राइट क्वांटिटी मतलब लोगों को जितनी आवश्यकता है उतनी क्वांटिटी की उपलब्धता कराना। अब आपके मान लीजिए कि आपका एक काउंटर है, आपके मोहल्ले में 100 घर है, तो मान लीजिए एक घर से 1-1 लीटर भी दूध अगर बिक्री होती है पर डे, तो आपके 100 लीटर की रिक्वायरमेंट है, आप बेचोगे 20 लीटर लाओगे तो वहाँ पे तो कमी हो जाएगी ना। यानी जो व्यक्ति को ज़्यादा आवश्यकता है, जिसके घर में बच्चे हैं, उसको भी हो सकता है दूध ना मिले। तो जितना बड़ा पॉपुलेशन या आपका जहाँ पे जैसा बिजनेस है, जितनी मार्केट में उसकी डिमांड है उसके अनुसार उतना सप्लाई भी करना, है ना। तो वही होता है एट राइट क्वांटिटी। तो यही पूरा का पूरा जो चीज़ है मटेरियल मैनेजमेंट में आता है, जिसे क्या है 5 आवर्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। याद रखिएगा, ये एग्जाम्स वगैरह में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है MBA के एग्जाम्स वगैरह में भी खासकर। ये जो 5 आवर्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट क्या है, तो ऑफ राइट क्वालिटी, एट राइट प्राइस, एट राइट टाइम, इन राइट क्वांटिटी एंड फ्रॉम द राइट सोर्सेज। और ये भी मेरा पॉइंट छूट गया था एक्चुअली। राइट सोर्सेज क्या, हम लोग जो चीज़ों की जो उपलब्धता मार्केट में कराएंगे या जो चीज़ों को बेचेंगे, मतलब वो सही सोर्स हो, हर आदमी वहाँ पे आराम से पहुँचे, जाना पहचाना चीज़ हो। या किसी भी एरिया में अगर पटना में देखते हैं कि जैसे सुधा का जो बूथ होता है, सुधा का जो काउंटर होता है, वो सबको पता होता है हर एरिया में कि वहाँ पे सुधा का काउंटर है। लोगों को पता हो गया कि वही राइट सोर्स है। ऐसे सुधा के नाम पे जो नकली दूध या नकली प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं वो दूसरा दुकानदार बेच सकता है। सुधा के काउंटर पे नॉर्मली नकली प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको। उसी तरह हर कंपनियों के अपने अपने शोरूम्स होते हैं। जैसे सैमसंग का अपना शोरूम है फ़ोन लेना है, Xiaomi का अपना शोरूम है आपको फ़ोन लेना है। तो हर कंपनी का, चाहे आप कपड़े का अगर आप किसी भी ब्रांड में जाते हो, जैसे रेमंड में जाते हो, विमल में जाते हो, तो हर कंपनियां अपने ऑथेंटिक प्रोडक्ट को, जो बोलते हैं ना कि अपना प्रोडक्ट मतलब सही है और राइट प्राइस पे बेचने के लिए
वो क्या होती है, अपना शोरूम बना देती हैं ताकि कस्टमर्स वगैरह को दिक्कत ना हो। तो इसी को बोलते हैं राइट सोर्सेज, मतलब ऐसी सोर्स, मतलब सामानों को बेचने का एक ऐसा जगह उपलब्ध करा देना या एक ऐसा सिस्टम बना देना जहाँ पे कस्टमर्स को है ना सही और ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले, उसे क्या है नकली वगैरह के सामने ना करना पड़े, और वो ट्रस्टेड सोर्स हो, कभी रिटर्न करना हो, कुछ एडजस्ट वगैरह करना हो, कभी कुछ भी ज़रूरत हो तो वो आदमी कस्टमर वहाँ पे जाके वैसा डिमांड कर सकता है जहाँ पे उसे उसके के लायक सर्विस मिल जाए। यही है अपना 5 आवर्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। तो सिंपल सा बात है, मटेरियल्स के लिए सबसे पहले में अगर आप किसी चीज़ को बेच रहे हो या किसी चीज़ को बना रहे हो तो आपको मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। या अगर आपकी दुकान चलाते हो तो आपको सामान बेचना है ना, तो सामान को आपको लाना होगा। तो कहाँ से सामान को लाना है, पहले प्लानिंग करना है। उसके बाद सामानों को खरीदने के लिए हमारा क्या है, प्रोक्योरिंग वाला प्रोसेस होता है। फिर सामानों को स्टोर करना, और उसके बाद जो चीज़ें आपको बनानी है या जो चीज़ें आपको बेचनी है तो उसके अनुसार ये 5 स्टेप्स को हम लोग क्या है फॉलो करके उन्हें आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसी को 5 आवर्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट बोलते हैं। चलिए इसे जल्दी से नोट करिए। अब हमारे मटेरियल मैनेजमेंट के दरमियान मान लीजिए कि हम लोग कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग जो भी चीज़ बनाएंगे, जैसे हम लोग बिस्किट बनाते हैं या हम लोग स्टील का जो भी सरिया, जो रीइंफोर्समेंट बार बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, या ये चलिए ब्लैक बोर्ड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, या मोबाइल फ़ोन जिस पे आप ये पढ़ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन ही बनाते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स से बना हुआ है। उन कंपोनेंट्स को बनाने के लिए हमें क्या है, रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होगी। तो मेनली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, हमें सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पे खर्च होता है। तो इसका मटेरियल मैनेजमेंट से क्या रिलेशन है? अगर हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट के पूरे प्रोसेस को अच्छे से इम्प्लीमेंट किए, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग किए, उसका प्रोक्योरमेंट किए, स्टोर किए, उसका फिर मैन्युफैक्चरिंग किए फाइनल प्रोडक्ट का, तो इससे क्या है कि हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेव हो जाता है। प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करने और प्रोक्योरिंग करने के कारण हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और उसके बाद अगर हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट कंट्रोल रखें, कॉस्ट कंट्रोल रखें, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग उसका भी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को इसी का लाभ मिलता है, क्योंकि वो बड़े लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट्स को बनाने के कारण वो रॉ मटेरियल्स भी एक बार में बहुत ज़्यादा खरीदती हैं। और जब आप एक बार में बल्क में बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ खरीदोगे तो आपको वहाँ पे सस्ता पड़ेगा ना। इस तरीके से कंपनियाँ अच्छे तरीके से पूरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके अपना कॉस्ट कंट्रोल करती हैं। तो वही मैंने लिखा है, इन मैन्युफैक्चरिंग के केस में चीज़ों को बनाने के लिए कैपिटल इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर द रॉ मटेरियल्स, है ना। तो हमें जो पैसों की आवश्यकता या कैपिटल की जो आवश्यकता होती है वो मेनली रॉ मटेरियल्स के लिए पड़ती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। तो सामानों के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जो हमारे पैसे खर्च होते हैं वो रॉ मटेरियल्स में ही खर्च होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल मैनेजमेंट, तो मटेरियल मैनेजमेंट के कारण देयर इज सेविंग्स इन मटेरियल कॉस्ट। तो हम लोग क्या है, मटेरियल के कॉस्ट में, मटेरियल के परचेजिंग कॉस्ट में हम लोग अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। आफ्टर डेट उसके बाद क्या होता है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल देयर इज रिडक्शन इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना। उसके बाद रॉ मटेरियल्स तो हम लोग खरीद लिए, उसके बाद अगर हम लोग अच्छे तरीके से पूरा मैनेजमेंट के प्रोसेस को फॉलो किए, मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो किए, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स को हम लोग लगातार अप्लाई करते रहे, जिसके कारण क्या है कि हमारा फाइनल जो प्रोडक्शन का जो पूरा कॉस्ट आएगा उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग क्या उसको घटा लेते हैं। यही है पूरा का पूरा मैनेजमेंट, मतलब मटेरियल मैनेजमेंट का पूरा फ़ायदा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखिएगा उसमें भी हम लोग बहुत सारा पैसा बचाते हैं, और वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला हमारा फंक्शंस या एम्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, है ना। मटेरियल मैनेजमेंट करने के पीछे हमारे क्या उद्देश्य होते हैं, या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में हम लोग करते क्या क्या हैं। तो चलिए, सबसे पहला है हमारा प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल। हम लोग मटेरियल के लिए प्लानिंग करते हैं कि कहाँ से किन चीज़ों को खरीदना है। हम लोग अपने सप्लायर्स को ढूंढते हैं, या जो चीज़ों को बनाते हैं हम लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं, रेट फिक्स करते हैं, है ना। फिर कंट्रोल करते हैं कि हम लोग क्वालिटी कंट्रोल भी करते हैं बहुत बार, कि नहीं हमें प्रॉपर इसी तरह का, इसी क्वालिटी का मटेरियल्स चाहिए होगा। तो यही हम लोग इसमें करते हैं पहले। दूसरा, परचेजिंग ऑफ मटेरियल। जब हम लोग प्लानिंग कर लिए, बाकी चीज़ बातचीत वगैरह कर लिए, रेट फिक्स कर लिए, तो उसके बाद हम लोग मटेरियल्स को खरीदते हैं।
मटेरियल्स को खरीदने के बाद हम लोग क्या है उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं या उसका स्टोर करते हैं उसको। अगला है स्टॉक कीपिंग। स्टॉक कीपिंग मतलब स्टोर करना, जो सामान खरीद लिया उसको स्टॉक में रखना पड़ेगा ना, गोदामों में या वेयर हाउस या जो कोल्ड स्टोर, अगर कच्चा माल है फल सब्जी वगैरह तो हम लोग उसको क्या है कोल्ड स्टोर में उसको रखते हैं। तो स्टॉक कीपिंग या उसी को इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स भी बोलते हैं ना। स्टॉक कीपिंग या हम लोग जो गोदामों में जो सामान रखते हैं उसी को हम लोग इन्वेंट्री भी बोलते हैं। फिर है अगला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स टू वेरियस डिपार्टमेंट। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, चूंकि एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन डिपार्टमेंट्स को उनकी ज़रूरत के अनुसार सामानों को डिस्ट्रीब्यूशन करके उन्हें दे देना। और फिर लास्ट है हमारा डिस्पोजल ऑफ मटेरियल। फिर वो क्या करते हैं, मटेरियल्स को डिस्पोज करते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार उन मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। जिन्हें जैसे अगर आलू चिप्स बनाना हो तो वहाँ पे हम लोग उनको आलू देंगे, ऑयल देंगे, तो उस आलू और ऑयल की मदद से क्या वो आलू चिप्स हमें बना के देते हैं, अंकल चिप्स, जिसे आप लोग जानते हैं। और उसी तरह फिर जो रॉ मटेरियल्स वगैरह बचेंगे वो उनको क्या करते हैं, फिर डिस्पोज कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। यही है हमारा पूरा का पूरा मटेरियल मैनेजमेंट का पूरा हमारा एम या उद्देश्य, जो भी आप बोलिए। चलिए इसे जल्दी से नोट करिए। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा इस मटेरियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कुछ जो सबसे मुख्य ऑब्जेक्टिव है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि सामानों का हम लोग जो परचेज करेंगे उसमें हमारा कॉस्ट बचे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग ख़राब क्वालिटी के सामानों को उठा लेंगे। हमें जिस क्वालिटी के सामान चाहिए होंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम उस क्या है कॉस्ट में हमारा सामान मिल जाए। साथ ही साथ में सामानों के ख़रीदने में, मटेरियल्स के ख़रीदने में, उनके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में पैसे बचने चाहिए। और जो सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कंपनियाँ मटेरियल मैनेजमेंट इसीलिए करती हैं ताकि कंपनियों का जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेंट्री से रिलेटेड वो कम हो जाए। और इन्वेंट्री क्या होता है कि कंपनियाँ सामानों को खरीद के बैकअप में रखती है ना। जैसे आप बिस्किट बना रहे हैं तो आप मैदा, चीनी, तेल, बाकी जो चीज़ें बिस्किट बनाने में लगती है उसको आप स्टॉक में रखोगे ना। तो ऐसा नहीं है कि अभी दुकान से दो बोरी मैदा लाए उसके बाद आप बिस्किट बना रहे हैं, ख़त्म हुआ तो फिर लाने जाओगे, ऐसा तो कभी नहीं है। हम लोग हमेशा अपने स्टॉक में, मान लीजिए कि 100 बैग मैदा रखते हैं, बिस्किट बन रहा है, हम लोग मैदा लेते जा रहे हैं और जब भी घटता है हम लोग वहाँ पे क्या है ला के वहाँ पे रखते चले जाते हैं। तो उसी तरह स्टील बनाने की फैक्ट्री है तो वो स्टील बनाएगी तो लोह अयस्क आयरन ओर चाहिए होता है उसे, तो वो क्या करते हैं अपने आयरन ओर को स्टॉक में रखते हैं और एक तरफ से लगातार आयरन मेरा बनते रहता है और मटेरियल आके इन्वेंट्री में आते चला जाता है। मिनिमम बोला जाता है ना कि जैसे पावर प्लांट, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ, मेरी ट्रेनिंग हुई है, तो चूँकि पावर प्लांट में कोयला जलते रहता है तो 7 दिन का कोयला हमेशा मिनिमम इन्वेंट्री में उनको चाहिए। तो 7 दिन के दरमियान अगर कभी कोयला घटेगा, चूँकि वो कहीं से ला सकते हैं, 7 दिन का पीरियड वो चाहिए होता है। तो फिर क्या कोयला आते जाता है, कोयला यूज होते चला जाता है, लेकिन 7 दिन में जितना कोयला जलेगा हमेशा उनके पास बैकअप में चाहिए इतना कोयला, है ना। कि कभी किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बारिश आ गया, तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ डैमेज हो गया तो कोयला नहीं पहुंच पाए तो 7 दिन तक तो पावर प्लांट चलेगा ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए उतना हमेशा बैकअप में रखा जाता है, उसी को बोलते हैं इन्वेंट्री, है ना। कि कंपनियां सामानों को खरीद के लाती है तो अपने पास स्टॉक में रखती है, तो उसी को बोलते हैं इन्वेंट्री। तो अगर हमारा ये जो मटेरियल मैनेजमेंट है अगर बहुत ही अच्छा है, इफ़िशियंट तरीके से हम लोगों ने अपने सप्लायर को प्लानिंग करके फिक्स किया हुआ है, कम रेट में सामान मिल जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का प्लानिंग बहुत अच्छा है, हमारा वहाँ पैसा ही बच रहा है, तो आराम से सामान आती है, गोदाम में सामान यूज होता है। तो इसके कारण हमारा क्या है इन्वेंट्री कम रखना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा या हमारा जो सप्लायर है उससे रिलेशन अच्छा नहीं है, वो मटेरियल वक्त पे उपलब्ध नहीं करा पाता है, कभी महंगा में देता है तो कभी कम में देता है, तो हमारा कोशिश रहता है ना कि जब सस्ता मिलेगा एक बार में ही खरीद लो, भले ही हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी ये कोशिश रहेगी। लेकिन अगर हमें हमेशा हमारा सामान कम दाम में उपलब्ध मिल जाए तो हमें क्या दिक्कत है, उतना पैसा हम लगा के अपने गोदाम में स्टोर क्यों करेंगे। तो इसीलिए इस मटेरियल मैनेजमेंट अगर हम लोग अच्छे से करेंगे तो इन्वेंट्री में हमें कम सामान रखना पड़ेगा, जिससे हमारा पैसा वहाँ पे कम खर्च होगा। और साथ ही साथ एक होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जैसे हम लोग, जैसे पावर प्लांट ही मानिए ना कि हम लोग 2 मालगाड़ी कोयला को गिरा दिए,
तो उस कोयला, वो 2 मालगाड़ी कोयला को खपत होने में कितना वक्त लगेगा। जैसे मान लीजिए 2 मालगाड़ी का कोयला 7 दिन में खपत हुआ, तो उस खपत होते होते हम लोग क्या फिर से हमें कोयला गिराना पड़ेगा। तो अगर ये कंपनियां जितना माल गिरा अगर उसको अच्छे तरीके से उपयोग कर ले और वो एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स हो जाए कि नहीं 2 दिन में 2 मालगाड़ी, मतलब 2 दिन नहीं, चलिए 7 दिन हम लोग मानते हैं कि 7 दिन में अगर 2 मालगाड़ी कोयला अगर पावर प्लांट यूज़ कर लेती है तो हमें हर 7 दिन के दरमियान हमें वो कोयला गिराना ही पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हम लोग फिक्स कर लेते हैं, यूज़ करते करते एक स्टैंडर्ड हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना दिन में कितना मटेरियल का कंजम्पशन हो रहा है या कितना प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं तो कितना कंजम्पशन हो रहा है। तो उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, अपना जो सप्लायर है यहाँ जहाँ से हम लोग रॉ मटेरियल्स वगैरह लाते हैं उसके अनुसार पूरा हम लोग क्या है मैनेजमेंट कर लेते हैं, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं होती है कि हमारे पास पता है कि उस दिन माल आया था, लगातार इस रेशियो से माल बढ़ रहा है तो कितना देर में मेरा माल खत्म होगा। तो हमारा माल आने का क्या हम लोग वहाँ पे उस तरीके से पूरा शेड्यूल बना के रखते हैं पूरा। तो जिससे क्या है कि हमें अपने इन्वेंट्री में, अपने स्टॉक्स में ज़्यादा माल को क्या है गोदाम में रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, ताकि उससे क्या हमारा पैसा भी नहीं तो फंस जाएगा। तो इससे क्या है कि लगातार माल आते रहता है, माल गिरते रहता है और एक मिनिमम बैकअप हम लोग बस बना के रखते हैं कि अगर किसी तरह कोई समस्या हो जाए, माल नहीं पहुँच पाए टाइम पर, हमारे पास बैकअप में है ना, तो हम लोग उस बैकअप को उस टाइम यूज़ करते हैं। तो वही मैंने, और साथ ही साथ क्या है मटेरियल्स को रिसीव करने के लिए, मटेरियल को हैंडल करने के लिए, मटेरियल को क्या है मतलब गोदाम में स्टोर करने के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए क्या हम लोग ना एक स्टैंडर्ड पूरा प्रोसेस बना देते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट में हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। इतना देर में ट्रांसपोर्ट होकर नॉर्मली माल आएगा, ऐसे ऐसे हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, माल डंप होगा तो क्रेन से होगा, या इसके लिए ट्रेंड स्किल स्टाफ है, कम वक्त में मेरा माल हो जाएगा, है ना। बारिश वगैरह से बचने के लिए गर्मियों के दिनों में हम लोग क्या अरेंजमेंट रखेंगे, कैसे मटेरियल्स को हम लोग क्या है कि जो मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उसको प्रिजर्व वगैरह करेंगे। तो एक एक चीज़ के लिए हम लोग पूरा स्टैंडर्ड प्रोसेस बना देते हैं कंपनी में, जिससे कि लोगों को काम करना आसान हो जाता है, टाइम का सेव होता है, पैसे बचते हैं, सामान ख़राब नहीं होते हैं, वेस्ट नहीं होता है ज़्यादा, ये सारी चीज़ें फ़ायदा होती है। तो चलिए भाई मैंने लिखा है टू परचेज मटेरियल्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी एट लोअर प्राइसेस, है ना, कि हमें जिस भी क्वालिटी के मटेरियल्स चाहिए होंगे हम लोग कम दाम पे उसको परचेज करना हमारे मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत में आता है। फिर है टू मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड हमारा जो भी पैसे वगैरह खर्च होंगे, जो इन्वेस्टमेंट होगा, हम लोग उसको मिनिमाइज करते हैं, उसको कम करते हैं। फिर डेवलप हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और हम लोग क्या है हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डेवलप करते हैं। माल गिरेगा उसका जल्दी से यूज़ करना, ये नहीं कि मतलब 7 दिन में मान लीजिए ना कि 2 मालगाड़ी हमें कोयला जलना था, हम लोग बेकार में 10 मालगाड़ी माल क्या है लाके डंप करके रख दी, उससे हमारा 8 मालगाड़ी का एक्स्ट्रा पैसा लग गया ना। उतना कैपिटल हम लोग बिना उतना कैपिटल के अगर अच्छे से मटेरियल मैनेजमेंट होता, हर 3 से 4 दिन में या 1 वीक के गैप पे अगर 2 मालगाड़ी मेरा माल लगातार आ रहा है तो हम लोग उतना ज़्यादा माल स्टोर में रखेंगे ही नहीं ना। क्यों उतना पैसा को हम लोग बेकार में फंसा के रखेंगे, किसी और पर्पज़ में उस पैसे को यूज़ कर लेंगे, पावर प्लांट का कैपेसिटी बढ़ा लेंगे, है ना। तो इस तरीके से बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम लोग क्या है डेवलप करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अगर हम लोग हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर हम लोग मेंटेन कर पाए ना, तो क्या है हमारा इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट भी कम जाएगा, हमें मटेरियल क्या है कम रखना पड़ेगा अपने स्टॉक में बैकअप के लिए। फिर सेट द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉर रिसीविंग एंड हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल्स को रिसीव करना, उनको हैंडलिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, उसको क्या है अपने स्टॉक में रखना, इन सारी चीज़ों के लिए पूरा का पूरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बना दिया जाता है। फिर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, रिसीविंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। साथ ही साथ सिर्फ इनका मैनेजमेंट ही अच्छे से नहीं करना है, इन हर एक ऑपरेशंस में उनको खरीदने से लेके, उनको रिसीव करने से लेके, उनके ट्रांसपोर्टेशन के हर एक चीज़ में हमें पैसे भी बचाना क्या पूरा एक तरह का हमारा उद्देश्य होता है मटेरियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में। तो यही थे, और भी बहुत सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट को देखेंगे, इसे लिखिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है? तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट समझने से पहले हमें इन्वेंट्री को समझना होगा, ये इन्वेंट्री है क्या। और जब भी आप इंडस्ट्री लेवल पे जाएंगे ना, या जितनी भी अच्छी कंपनियां जो कि स्टॉक मार्केट वगैरह में लिस्ट होती हैं, तो जब आप उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, जब उनका आप बैलेंस शीट वगैरह पढ़ेंगे, तो आपको इन्वेंट्री के बारे में भी पूरी डिटेल से लिखते हैं।
तो याद रखिएगा, नॉर्मली कंपनियां दो तरह की होती हैं, हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। एक होती है सर्विस कंपनी और एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सर्विस कंपनी मतलब क्या है, जो बैंक का सेवा देता है, इंश्योरेंस का सेवा, कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह होता है ना, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन वगैरह, मैं भी आपको एक तरह का सर्विस दे रहा हूँ, है ना। तो एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो सामानों को बनाती है, जैसे बिस्किट बनाना, स्टील बनाना, गाड़ियाँ बनाना, फर्नीचर्स वगैरह बनाना, मोबाइल फ़ोन बनाना, लैपटॉप बनाना। तो इन्वेंट्री क्या है, नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिलेटेड होती है। तो किसी भी एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के पहले, या बोल सकते हैं एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी अलग अलग तरह के मटेरियल्स चाहिए होते हैं, उनका जो एक डिटेल्ड लिस्ट होता है, उनका जो एक डिटेल्ड हम लोग जो ब्यौरा तैयार करते हैं, कौन सा मटेरियल किस क्वालिटी का कितनी मात्रा में चाहिए होगा, तो ये पूरा का पूरा जो ब्यौरा है हम लोग इसी को इन्वेंट्री बोलते हैं। और साथ ही साथ फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मशीनरीज़ और जो इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे, उनको क्या है, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन में मेंटेन करना भी इन्वेंट्री के अंतर्गत में आता है। और ये फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये क्या है, ये क्या है कि जो भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए, जो हम लोगों ने लिस्ट बनाया, उसका एक ऑप्टिमम स्टॉक, मतलब जो बोलते हैं ना कि एक जितनी रिक्वायर्ड मात्रा में हमें ज़रूरत है उतनी मात्रा में हम उसको स्टॉक करके रखेंगे अपने गोदामों में, उनका उतनी मात्रा को अरेंज करके रखेंगे। यही होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। न ज़्यादा करके रखेंगे न कम करके रखेंगे। ज़्यादा करके रखेंगे मतलब हमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा पैसे लगेंगे। और कम रखेंगे, हमेशा रिस्क रहेगा कि अगर मटेरियल ख़त्म हो गया और अचानक से ज़रूरत पड़ गया तो मटेरियल कहाँ से आएगा। तो एक ऑप्टिमम, जितनी ज़रूरत, जितनी आवश्यकता है उतना हम लोग करके रखते हैं। और ये लगातार वर्क करते करते, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस सेट करते करते पता चल जाता है, या पास्ट एक्सपीरियंस से ये चीज़ निकल जाता है। तो ज़रूरत से अगर ज़्यादा की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, तो इसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ना हम लोग क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करके या इन दोनों को एक साथ यूज़ करके हम लोग एक ऑप्टिमम स्टॉक, एक जो बोलते हैं ना एक ऑप्टिमम इन्वेंट्री, जितनी मात्रा की आवश्यकता है हम लोग उतना ही रखते हैं। तो इन दोनों के अच्छे से मैनेजमेंट, इन दोनों का प्रॉपर मैनेज करके इनको आपस में हम लोग इसको मेंटेन करके रखते हैं। तो वही मैंने लिखा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ आइटम्स या गुड्स विच आर नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, है ना। तो एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जितने भी आवश्यक आइटम्स या सामान होंगे, उनका जो डिटेल्ड लिस्ट होता है, हम लोग उसी को बोलते हैं इन्वेंट्री, है ना। कि कौन सा सामान किस मात्रा में, किस क्वालिटी का, किस ब्रांड का कैसा चाहिए होगा, उसका जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह होता है। एंड टू मेंटेन द इक्विपमेंट एंड मशीनरी इन गुड वर्किंग कंडीशन। और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स और मशीनरीज वगैरह चाहिए होंगे, उनको एक अच्छे कंडीशन में मेंटेन करना भी इन्वेंट्री के अंतर्गत में आता है। फिर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ इच इन्वेंट्री आइटम एट मिनिमम कॉस्ट। तो ये जो हमारा जो इन्वेंट्री लिस्ट था, जो डिटेल्ड लिस्ट था, उस लिस्ट में शामिल जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनका एक ऑप्टिमम स्टॉक, है ना, जितनी रिक्वायर्ड मात्रा होती है उतनी मात्रा में हम लोग स्टॉक करके उसको रखते हैं कम कॉस्ट में, क्योंकि कॉस्ट भी तो हमें फैक्टर ध्यान में रखना पड़ेगा ना, कम कॉस्ट में। तो हमारा यही क्या कहलाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो चलिए इसे जल्दी से नोट करिए। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आगे की चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।